देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं अपने कॉलेज से निकला था तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था। आसमान में धूल का एक विशाल सा बादल मंडरा रहा था, मानो जल्द ही तूफान आने वाला है। गर्माहट प्रदान करने वाले उन दिनों में मुझे रात में सफ़र करना बहुत पसंद था, जिस वजह से मैं आराम से अपनी बाइक को चलाता हुआ अपने मामा के घर की तरफ चल दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे और शाम की शिफ्ट होने की वजह से घर आते आते मुझे देर हो जाती। मेरे नाना जी ने मुझे चेतावनी देते हुए बताया था कि उस रास्ते से घर आने का मतलब है मुसीबतों को बुलावा देना। इससे अच्छा है कि तुम देर रात किसी होटल में रुक जाया करो। लेकिन मैं कहाँ अपने घर वालों की बात सुनने वाला था। मैंने उनकी हर बात को इग्नोर किया और अपनी मनमानी करता रहा। कभी कभी घर वालों की बात मानना भी लाभदायक होती है। सवेरा होने के बाद वैसे भी मुझे अपनी बाइक ड्राइव करने का बेहद शौक था। ड्राइव करते करते मैं आराम से अपने घर पहुंच जाता, लेकिन इसी प्रोग्रेस में मुझे 2 घंटे का वक्त लगता। सोमवार की रात थी और हल्का हल्का अंधेरा और ऊपर से धूल का एक विशाल सा बादल जो आंधी का संकेत दे रहा था। वैसे भी इन दिनों आंधी आने में कोई आशंका नहीं थी। मेरे घर की दूरी यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर थी। आराम से ड्राइव करने पर, कच्चे और खंडर पड़े रास्तों से निकलने पर तकरीबन 1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाता। बीच में कहीं खाना पीना होता तो कभी कभार होटल पर रुकने के कारण मुझे 2 घंटे का वक्त भी बेहद आसानी से लग जाता। कॉलेज से 9 बजे निकलने के बाद रात के करीब 11 बजने को आते। चेतावनी के तौर पर नाना जी ने बताया था कि कुछ अजीब चीज़ जिन पर यकीन करना आज की युवा पीढ़ी को शोभा नहीं देता, या फिर वो इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। कुछ ऐसा ही था जो मेरी भी समझ से बाहर था। नाना जी की बातों से तो ऐसा लगता मानो कोई खौफनाक चीज़ यहाँ पर निवास करती हो, लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों को यकीन के तौर पर नहीं देखा। बाइक के पहिए स्पीड के साथ सड़क पर घूम रहे थे, जिसका मतलब था कि अब मैंने एक्सीलेटर बढ़ा दिया था, क्योंकि धूल का ये बादल कभी भी मेरे आंखों में खलबली मचा सकता था। आंखों में मिट्टी का जमावड़ा होने के कारण बाइक को ड्राइव करना तो वैसे भी मुश्किल होने लगता, जिस वजह से मैं तेज़ तेज़ चलने लगा। लेकिन इतने में हल्की हल्की पानी की बूंदें मेरे हाथों पर गिरने लगी। उस समय अंधेरा हो चुका था तो मेरा कहीं रुकना ही बेहतर था। थक हार कर जब बारिश ने अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया तो मैं वहीं एक पीपल के विशाल से पेड़ के नीचे रुक गया। पीपल के पत्तों से पानी का नीचे टपकना थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो इतना घना पीपल था कि उसके अंदर तक पानी को आते आते काफ़ी छाया पत्तों का सामना करना पड़ता। बारिश बरसने के साथ ही मुझे आज का मौसम काफ़ी सुहावना लग रहा था। तभी मुझको ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से खांस रहा है, जिसकी आवाज़ अभी अभी मेरे कानों में पड़ी थी। तभी मैं अपनी तिरछी नज़रों से अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि अब उस आवाज़ का आना बंद हो गया और साथ ही उस पीपल के पेड़ की छाया में सब कुछ मौन था। ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैं अभी बस बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन आज बारिश ने ठान लिया था कि वो पूरा सुकून लेकर ही अपना दम लेगी। इतने में आंधी का एक तेज झोंका उस पीपल के पेड़ को हिलाकर निकल गया। मैं भी एकदम से हिल गया, क्योंकि ये हवा का झोंका इतना ज़्यादा तेज़ था कि मेरे कपड़े तक उड़ने को आए थे। तभी मैंने जैसे तैसे चैन की सांस ली और अचानक की एक आवाज़ जिसने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। अरे बेटा, इतनी रात को इस पीपल के पेड़ के नीचे रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मैंने अपनी नज़र साइड में घुमाई तो मैंने देखा कि एक 40 साल का दिखने वाला आदमी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पी रहा था। कुछ देर तक तो मैं उसे देखता रहा, लेकिन बाद में मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसकी बात मेरे मन में खटक रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे रुकना सही नहीं है। और इस बात को सही तरीके से समझने के लिए मैं साइड में पलटा और बोला, लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पर जो आप मुझे इस पेड़ के नीचे रुकने से सख्त मना कर रहे हैं। अभी भी उस आदमी के मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने एक भारी आवाज़ में कहा, कुछ प्रेत आत्माएं जो कभी भी किसी का भी शिकार कर सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़े। इतना सुनते ही मैं ज़ोर से हंस पड़ा और बोला,
अरे अंकल जी, ये दौर भूतों का नहीं है बल्कि युवा पीढ़ी का है। और वैसे भी लोगों को इन चीज़ों पर कहाँ विश्वास होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी इस बात पर उस आदमी ने एक छोटी सी मुस्कान दिखाई और अपने स्थान से उठकर उस पीपल के पेड़ के पीछे चला गया। मैंने भी बतलाना सही नहीं समझा और अपने काम में ग्रस्त होकर बरसात के रुकने का इंतजार करने लगा। लगभग 15 मिनट तक तेज तर्रार बारिश होने के बाद राहत की सांस मिली और मेरा भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ और उसे लेकर अपने ननिहाल की तरफ चलने लगा, लेकिन मेरी बाइक कभी स्टार्ट ही नहीं हुई और उस पीपल के पेड़ से ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे खड़ा होकर कोई मुझे देख रहा है। कोई तो था जो बार बार मेरे ऊपर अपनी नज़र गड़ा रहा था। मुझे भय का एहसास नहीं हुआ तो मैं बाइक से नीचे उतर गया और उस पेड़ के पीछे पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। एक पीपल का ऐसा विशाल सा पेड़ जिसकी शाखाएं लगभग 100 फुट की दूरी में फैली हुई थी। इतना विशाल और घना पेड़ मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। पहले जब मैंने इस पेड़ को देखा था तो मुझे इतने विशाल होने तक का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन इसके अगल बगल में घूमने पर पता चला कि इसका आकार बहुत ज़्यादा है। कुछ समय तक तो मैं इस पेड़ को घूरता रहा, लेकिन जब मुझे फिर से एहसास हुआ कि कोई तो है जो मेरे अलावा इस जगह पर मौजूद है। चारों तरफ सुनसान इलाका ज़रूर था, लेकिन अंदर से चिल्लाती हुई सन्नाटे की इस रात्रि ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में दहशत का नाम पैदा कर दिया था। या तो वो कोई डाकू या चोर था जो मुझे हड़पना चाहता था, या फिर नाना जी के बताए अनुसार जो मेरी समझ से बाहर था। सोचते सोचते मैं अपनी बाइक के पास पहुंचा तो इस बार मेरी बाइक का हैंडल टूटा हुआ था। मेरी बाइक का हैंडल कुछ इस प्रकार बिखर गया था कि अब उसे ड्राइव करना बहुत ही नामुमकिन था। यानी कि ये करतूत किसी अनजानी चीज़ की थी जो मुझे पूरी तरह हताश करने में लगा था। अपनी महंगी बाइक को इस अवस्था में देख मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने मेरी बाइक को नुकसान पहुंचाया? मैं गुस्से से पूरा लाल हो चुका था, लेकिन तब तक एक अजीब सी परछाई अंधेरे में नजर आ रही थी जो मेरे पांव तले पड़ने लगे। मैं उसी समय समझ गया था कि यहाँ कुछ अवश्य पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। उस पेड़ के ऊपर से सरसराहट की एक अजीब सी आवाज़ भी आई जो बड़ी विचलित करने वाली थी। सच कहूँ तो उस वक्त मेरे शरीर ने दम तोड़ दिया था। मैं वहीं बैठना चाहता था। डर के मारे मेरी पहली बार में ही हालत पतली पड़ने लगी। आज तक जिस इंसान ने इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं जताया था और आज वो खुद ही इन चीज़ों की चपेट में फंस गया। पहले एक आवाज़, फिर 2 आवाज़ और उसके बाद ढेर सारी आवाज़ कुछ इस प्रकार से गूंज रही थी जिन्होंने मेरे कान के पर्दों को चीरना शुरू कर दिया। मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैं भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा कि अब रुक जाओ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उन आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। उस आवाज़ का असर मेरे शरीर में भी पड़ने लगा। मैं उसी समय बेहोश हो गया और उस पीपल के पेड़ की जड़ों में नीचे ही गिर गया। जब तक मुझे होश आता तब तक मेरी बाइक की हालत किसी खंडर की तरह बदल चुकी थी। आखिर कौन था जिसने मुझसे दुश्मनी मोल ले रखी थी? अब मैं उसके मौत के दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन जब मेरी नज़र अपनी बाइक के बगल में खड़ी खुद की बाइक पर पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये अद्भुत नज़ारा कोई भी समझ नहीं पाता। खंडर के रूप में स्थापित वो बाइक किसी और की बाइक थी। मेरी बाइक तो उसके बगल में थी जिसकी चाबी अभी भी मेरे हाथ में थी, और तुरंत ही मैंने अपने बाइक के लॉक में चाबी घुमाई तो वो स्टार्ट हो गई। सच में आज बहुत ही अजीब हो रहा था और उसी दौरान उस पीपल के पेड़ से कुछ नीचे गिरने लगा। एक बार फिर वही 40 वर्ष के करीब दिखने वाला इंसान मुझे उस पीपल से थोड़ी दूरी पर नजर आया जो मुझे वहां से भागने का इशारा कर रहा था। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था, पर उस पेड़ के ऊपर से गिरने वाली चीज़ों की लताड़ लग चुकी थी। उनके ऊपर से बाइक को निकालना बड़ा ही मुश्किल था। ठीक से देखने पर मुझे पता चला कि मेरी बाइक के सामने पड़ा ये झुंड बहुत सारी औरतों का था। असल में वो औरतें नहीं थी, बल्कि औरतों के रूप में पाई जाने वाली खौफनाक डायन थी जिनका रंग रूप भयंकर था। मेरा गला सूख चुका था, प्यास के मारे अपने कदमों को रख पाने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर मेरी बाइक अपने आप ही हवा में उठने लगी और उसके साथ ही मैं भी हवा में उठ गया। इस बार खतरा ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर मैंने मौके पर ही अपनी बाइक से छलांग लगा दी और मैं नीचे कूद गया। ये मेरी ज़िंदगी का
टर्निंग पॉइंट था, अन्यथा अब तक तो मैं मर चुका होता, क्योंकि उस वक्त मेरी बाइक हवा में उठी हुई थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं भागने लगा और इस बार बारिश में भीगता हुआ एक टेंपल के करीब पहुंच गया, जिसके ऊपर लाल रंग का झंडा लगा हुआ था। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर वहां से तो भाग निकला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मंदिर के अंदर भी जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि उस मंदिर के अगल बगल में फूलों से वर्णित मालाएं सजाई गई थी, यानी कि वो किसी भगवान का मंदिर था, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए मैं उस मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि एक साधु बाबा अग्नि के ताप के सामने बैठे पूजा कर रहे थे, और मैं उनके करीब गया और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गया। हनुमान जी के ताप से सजा हुआ इस मंदिर के अंदर आना भूत प्रेत के बस की बात नहीं थी, और मैं पूरी रात उस मंदिर के अंदर गुजार पाया। और सुबह होते ही जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बाइक बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, जिसकी मुझे काफ़ी देर से प्रतीक्षा थी। बाइक में चाबी डालकर मैं तो तुरंत ही निकल गया। और दोस्तों, इस कहानी को बीते सालों बीत चुके हैं, लेकिन इसका खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज भी उन डायनों का दिल मेरे दिल में गर्म खून की तरह बहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।